मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.5 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को। इसमें एक ही टॉपिक पढ़ना है। पिछला प्रश्नावली तो बहुत बड़ा था, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पढ़ने थे, लेकिन इस प्रश्नावली में एक ही टॉपिक पढ़ना है समुच्चय का पूरक। अब समुच्चय का पूरक या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहते हैं? तो यदि U एक सार्वत्रिक, इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। U एक सार्वत्रिक समुच्चय हो। अब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि वैसा सेट जिसमें उसके अवयव मतलब उसके जो उप समुच्चय हैं उनके सभी अवयव शामिल हों। आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो और ज़्यादा साफ होगा। तो और आप ये 1.5 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं तो पीछे के प्रश्नावली आप पढ़ के ही आए होंगे, तो आपको सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप पीछे के वीडियोज़ को भी देखिए। यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय हो और A उसका उप समुच्चय हो तो A डैश कहते हैं, A डैश इसी को A का पूरक कहा जाता है। तो A का पूरक उन अवयवों का समुच्चय होगा जो A में नहीं है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। इसको वेन आरेख के द्वारा देखते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे, समझ में आ जाएगा। वेन आरेख क्या कहता है? ये मान लो कि U एक यूनिवर्सल सेट है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय है, और A जो गोल घेरा गया है ये हमारा सेट A है। तो A डैश हमें निकालना है, माने तो पूरक A का पूरक कौन होता है? जो A में नहीं हो। तो A में तो इतने सारे A में है, अंदर जो भी है वो A में है। A में नहीं कौन है? तो ये सब A में नहीं है। आप देखिए ये सारे, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, कलर कर रहा हूँ, ये सारे पार्ट्स जो हैं वो A में नहीं है। जो मैंने कलर कर दिया वो सारे पार्ट में, बाकी A तो ये सारा है। तो A डैश निकालना है, मतलब A का पूरक निकालना है। तो A का पूरक निकालना है तो वे सारे अवयव जो A में नहीं हो उनको A का पूरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में जितनी भी महिला सदस्य हैं उनका पूरक निकालना हो, तो मतलब महिलाओं को हटा दो, बचेंगे कौन? सारे पुरुष सदस्य। तो सारे पुरुष सदस्य महिला सदस्यों के पूरक है और महिला सदस्य पुरुष सदस्यों की पूरक है। समझ गए बात को? एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 8 तक की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सेट A दिया है A बराबर 1 2 और 3। तो A डैश का मान निकालना है, मैंने A का पूरक निकालना है। तो A का पूरक मैंने क्या बताया? वे सारे सेट अवयव जो A में नहीं हो। तो A में कौन कौन है? 1 2 3। तो 1 2 3 को छोड़ दो, बाकी सबको लिख दो। 4 नहीं है, 5 6 7 और 8। आशा करता हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं और फिर इन पूरकों के गुणधर्म हैं। तो पूरकों के गुणधर्म के बारे में मैं बाद में आपको बताऊंगा, पहले उदाहरण सब देख लेते हैं। उदाहरण ज़्यादा आसान है और पूरकों गुणधर्म भी हमारे थ्योरी का एक भाग है। आप उसको नहीं भी करें तो आपका काम चल जाएगा प्रश्नावली में, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, लेकिन कर लेंगे तो आप एक अच्छे छात्र हो जाएंगे, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अब मान लीजिए कि U 1 से लेकर 10 तक है, माने सार्वत्रिक समुच्चय, और A बराबर 1 3 5 7 और 9 है। तो A डैश ज्ञात करने को, मतलब A का पूरक ज्ञात करिए। तो मैंने आपको अभी समझाया, A का पूरक उन अवयवों का समुच्चय होता है जो A में नहीं हो। तो A में 1 है तो 1 तो नहीं होगा, 2 A में नहीं है तो 2 लिख देंगे, 3 है, 4 नहीं है, मतलब इसमें सारी विषम संख्याएं हैं। तो जो सम संख्या उसको लिख दीजिए, 6 8 और 10। अब ये जो सेट है वो A का पूरक कहलाएगा। क्यों A का पूरक कहलाएगा? क्योंकि A में जो भी अवयव हैं वो इसमें नहीं है, इसीलिए यह A का पूरक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, अगला एग्जाम्पल उदाहरण 21, जो कह रहा है कि मान लीजिए कि U एक विद्यालय के 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय है और A कक्षा 11 की सभी लड़कियों का समुच्चय है। तो A डैश ज्ञात करें।
तो ए डैश क्या होगा जी, ए डैश कक्षा 11 की, देखो कक्षा 11 की सभी लड़कियां हैं ए में, तो ए डैश मतलब उनको छोड़ के कौन होंगे, मतलब कक्षा 11 के सभी लड़के होंगे, तो कक्षा 11 की नहीं, यहाँ के हो, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय है, लड़कों का समुच्चय है। तो यहाँ भी हमारा उदाहरण 21 भी कंप्लीट हो गया। अब 22 देखते हैं। 22 थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है। उदाहरण 22 हमें कह रहा है कि मान लीजिए u बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, और a बराबर 2 और 3 दिया हुआ है, b बराबर 3 4 5 दिया हुआ है, तो हमको a डैश ज्ञात करना है। तो a डैश मैंने आपको बताया था कि a डैश उस माने वह समुच्चय होगा जिसमें a के सभी अवयव नहीं हो। तो a में 2 और 3 है, तो 2 और 3 को छोड़ के बाकी सब लिख दो, 1 4 5 और 6। अब बी डैश निकालना है, तो बी में जो है उनको छोड़ के बाकी सबको लिखना होगा। तो बी में 3 4 5 है, तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 है, और अब 6 लिख देंगे। अब ए डैश और बी डैश निकाल दिया हमने, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन को मैंने बताया था कि जो दोनों में शामिल हो उसे इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन को हिंदी में हम लोग कहते थे, मतलब जो उभयनिष्ठ हो समझ लो। अब हिंदी में उसे इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। 1 4 5 और 6, 1 2 और 6 में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, 1 और 6, बाकी सब कॉमन नहीं है। अब यूनियन किसे कहते हैं, यूनियन ए यूनियन बी निकालना है। तो यूनियन को तो हिंदी में सम्मिलन कहते हैं, और इंटरसेक्शन को याद आया सर्वनिष्ठ कहते हैं। तो ये सर्वनिष्ठ था, जो दोनों में कॉमन हो। अब सम्मिलन निकालने चलते हैं। सम्मिलन कहते हैं जिसमें दोनों के अवयव आ जाए। तो 1 4 5 और 6 लिख दो। फिर इसका लिखो, 1 है 2 नहीं है तो 2 लिख दो, और 6 भी है। तो ए यूनियन बी और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमने निकाल लिया। अब मैं थोड़ा सा किताब में देखूंगा कि यहाँ ए यूनियन बी निकालना था कि ए डैश यूनियन बी डैश निकालना था। एक बार मैं किताब में देख रहा हूँ तो ए यूनियन बी निकालना था, हमने यहाँ ए डैश और बी डैश का यूनियन निकाल दिया गलती से। चलो ये भी एक काम हो ही गया, मैं इसको ए डैश और बी डैश बनाता हूँ। अब ए यूनियन बी मैं फिर से निकाल के दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मैंने यहाँ गलती से ए डैश और बी डैश का यूनियन निकाल दिया था। ए यूनियन बी तो इन दोनों का निकालना है ना, ये तो ए डैश और बी डैश है, इसका यूनियन मैंने निकाल दिया था। तो ए और बी का 2 3 और 3 यहाँ पहले से है, अब 4 5। अब हमें सिद्ध करने को दिया है कि सिद्ध करके दिखाइए कि ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन होगा वो ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। माने ये यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, माफ़ कीजिएगा, वो ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन के बराबर होगा। तो ए यूनियन बी देखते हैं। ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, तो ये यूनियन बी हमारा निकल गया, और इसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो इसमें नहीं हो, तो 2 3 4 5 को छोड़ के बाकी सबको लिखना है। तो 2 3 4 5 को छोड़ के 1 और 6 बचा, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 और 6, और ए कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमने यहाँ निकाल रखा है पहले से, ये भी 1 और 6 है, तो यहाँ दिखा दिए ना। इसीलिए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के, मतलब सर्वनिष्ठ के बराबर होगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग गुणधर्मों को देखते हैं। पूरकों के गुणधर्म हमारा अगला टॉपिक है। तो पूरकों का गुणधर्म देखने के लिए मैं यहाँ एक सादा पेज लेता हूँ जहाँ मैं आपको इसको सिद्ध करके समझाऊंगा, क्योंकि सिर्फ रटने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, यहाँ हम लोग सिद्ध करके देखेंगे। अब ए और ए डैश का यूनियन जो होता है सर्वनिष्ठ, वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। जैसे मान लो
कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। मैंने वेन डायग्राम के द्वारा आपको बताया था ये एक यूनिवर्सल सेट है। और ये है सेट ए, तो सेट ए और ये सेट ए है और इसके बाहर का अब ए डैश हो जाएगा, ये सारा ए डैश हो जाएगा, है ना। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए को छोड़ के ए का पूरक। और इन दोनों का आप अब निकालिए, मतलब जिसमें ए भी हो और ए डैश भी हो, इन दोनों को शामिल कर लेना है। इंटरसेक्ट यूनियन का मतलब मैंने कहा था कि जिसमें ए डैश भी होना चाहिए और ए भी होना चाहिए। तो बोलो ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट कवर हो गया कि नहीं। तो इससे हमने पहला नियम सिद्ध कर दिया। अब ए और ए डैश का इंटरसेक्शन जो होता है वो फाई होता है। जैसे इसको भी समझते हैं, मैंने एक डायग्राम बना लिया और अब ये ए हो गया, तो बचा ए है, तो बचा हुआ सब कुछ ए डैश होगा। अगर ये ए है तो बचा हुआ सारा ए डैश है ना। तो ए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इस ए डैश मतलब इसको छोड़ के, तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसीलिए इसका इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा। इन दोनों का उभयनिष्ठ जो होगा वो फाई। फाई का मतलब होता है कुछ नहीं। अब ए यूनियन बी का डैश तो बराबर होता है ए डैश और बी डैश के इंटरसेक्शन के। ये हम लोगों ने जो पिछला सवाल किया था यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया था, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिएगा। ये हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया था। अगला है ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए डैश और बी डैश के यूनियन के बराबर होगा। तो उसी सेट से आप इसको भी प्रूव कर लीजिएगा अपने से। मैं ये इंपॉर्टेंट है, ये समझाने चलता हूँ। ये कह रहा है कि ए डबल डैश, तो अगर मान लीजिए ए ये वाला पार्ट है, ठीक है, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा इसको छोड़ के बाकी सब कुछ। मतलब इसको मैं अलग कलर से अगर पेंट करूं तो रेड से पेंट करता हूं, ये वाला पार्ट रेड वाला ए डैश है, देख लो रेड वाला ए डैश है उसमें, हाँ रेड वाला ए डैश है। अब ए डैश है तो ए डैश का डैश, ए डैश का डैश मतलब ए डैश को छोड़ के, तो ए डैश को छोड़ दोगे तो फिर यहीं पे आ गए ना, ब्लू वाले पे आ गए, मतलब ए पे आ गए। तो बताओ ए डैश का डैश जो होगा वो ए के बराबर होगा कि नहीं। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। और अब कह रहा है कि अगला हमको सिद्ध करना है कि फाई, जैसे एक सेट है और इसमें फाई, फाई मतलब कुछ नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं फाई, और फाई का इंटरसेक्शन मतलब कुछ नहीं का इंटरसेक्शन, ये सारा हो जाएगा कि नहीं। तो फाई का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन फाई होता है। आशा करता हूँ ये सारे गुणधर्म आपको मैंने समझा दिया, आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना इसका प्रश्नावली में कोई बहुत विशेष काम नहीं है। अगर समझ में नहीं भी आया तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर समझिएगा तो ठीक रहेगा। जितना समझते चलिएगा आगे के क्लास में आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि अगर 11th का मैथ आप सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, तो आप इतना समझिए आपको बोर्ड में 11th का मैथ तो नहीं आता है, लेकिन अगर 11th का मैथ नहीं आएगा आपको तो 12th का मैथ आपसे कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए 11th का मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के इस वीडियो को इतने ही पे रोकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 को देखेंगे।